जय श्री कृष्ण। नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का लक्ष्मी सूत्रम एस्ट्रो में स्वागत है। उम्मीद है अपना D30 का मेरा प्रीवियस वीडियो देखा होगा। मैं सक्सेसिवली एक साथ ही बना रहा हूं, तो आज अब मैं इसमें D30 चार्ट में आपको एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट बताने वाला हूं जो शायद आपको कहीं भी ना मिले। ये मैंने पर्सनली यूज किया है और किसी बहुत ही नॉलेजेबल एस्ट्रोलॉजर ने मुझे सूत्र दिया था, और आप भी इसको कुंडली पर लगाएं। जो एस्ट्रोलॉजी कर रहे हैं वो भी लगाएं, और इसके बाद वो यदि चाहें तो मुझे इस पे अपनी राय दे सकते हैं कि उन्हें कैसा लगा ये कंसेप्ट। बहुत ही रेयर कंसेप्ट है। और D30 चार्ट के अंदर जनरली क्या होता है कि राहु और केतु की कोई भी बात नहीं करता। D30 चार्ट में केवल 5 प्लैनेट्स को लेकर चलते हैं हम, क्योंकि मून और सन D30 में अरिष्ट का कारण नहीं होता। इसके अलावा बाकी 5 प्लैनेट्स को हम कंसिडर करते हैं, उनकी अलग अलग नेचर होती है और उसके बेस पर हम अरिष्ट बताते हैं कि इस नेटिव को इस वजह से अरिष्ट होगा, इस तरीके का अरिष्ट होगा। मगर मैं आज आपको जो फॉर्मूला बता रहा हूं वो बिल्कुल ही रेयर फॉर्मूला है, एक्सक्लूसिव फॉर्मूला है, और उसे ध्यान से रखिए। और मैं आपको बता रहा हूं अरिष्ट ऑन द बेसिस ऑफ प्लेसमेंट ऑफ राहु एंड केतु। तो राहु और केतु का प्लेसमेंट तो D30 चार्ट में एक ही हाउस में होता है दोनों का। तो जिस भी हाउस में प्लेस्ड है वो अकेले, दोनों राहु और केतु एक साथ होंगे, अकेले प्लेस्ड नहीं होंगे। अब जो मेरा फॉर्मूला है, जो मेरा तरीका है, उसे ध्यान से समझिए। वो केवल केंद्र और त्रिकोण में इसकी पोजीशन पर बेस्ड है। बाकी जगह जो पोजीशन होगी वो राहु और केतु उतना इफेक्ट नहीं डालता D30 में। मगर केंद्र और त्रिकोण की पोजीशन पर हम कैसे पता करेंगे कि क्या अरिष्ट होने वाला है, किस भाव से रिलेटेड अरिष्ट होगा उस नेटिव के साथ। तो जो फॉर्मूला है मेरा सिंपल, यदि वो केंद्र भाव के अंदर राहु और केतु प्लेस्ड है, ये केंद्र भाव ये है, ये मैंने इस कुंडली के अंदर भाव लिखे हुए हैं। ये फर्स्ट हाउस लिखा हुआ है, राशि नहीं है। फर्स्ट हाउस, सेकंड हाउस, थर्ड हाउस, फोर्थ हाउस, ये हाउस है, ध्यान रखना है। जो लोग एस्ट्रोलॉजी नहीं जानते वो भी सीख सकते हैं इसको आसानी से। आप D30 चार्ट अपना निकालिए और राहु केतु का प्लेसमेंट देख लीजिए। राहु केतु का प्लेसमेंट इन जगहों पे है, यदि इनमें से किसी भी जगह पे, इन्हें हम बोलते हैं केंद्र स्थान, क्वाड्रेंट्स। ये है आपकी कुंडली के, इनमें कोई भी राशि है, कोई सा भी ग्रह है, पहला, चौथा, सातवां और 10वां भाव। अब पहले, चौथे, सातवें और 10वें भाव में राहु और केतु अकेले बैठे हुए हैं। अकेले का मतलब इनके साथ और कोई भी ग्रह नहीं है। तब ये फॉर्मूला लगेगा कि जैसे फोर्थ हाउस में राहु केतु बैठ गया D30 चार्ट में, D1 में नहीं लगाना है, ध्यान रखना है D30 चार्ट में, क्योंकि अरिष्ट D30 चार्ट बताता है। तो केंद्र स्थानों में यदि राहु केतु बैठा हुआ है तो फॉर्मूला है कि वो उसी स्थान का अरिष्ट होगा। आपको उस स्थान से रिलेटेड आपकी जिंदगी में समस्याएं आने वाली हैं। यदि किसी नेटिव के फोर्थ हाउस में आकर राहु केतु बैठ गए तो उसको लैंड से रिलेटेड, मकान से रिलेटेड, व्हीकल से रिलेटेड, मदर से रिलेटेड, घर में सुख शांति से रिलेटेड परेशानियां जिंदगी भर आती रहेंगी। उनका समाधान या रेमेडीज है, उसके बाद में बात करेंगे। मैं अभी परेशानी और अरिष्ट की बात कर रहा हूं। तो जिस भी नेटिव के फोर्थ हाउस के अंदर राहु और केतु आ गए, आप समझ लीजिए उसको फोर्थ हाउस से रिलेटेड, फोर्थ हाउस सुख स्थान होता है, ऐसा पर्सन सुख के लिए हमेशा परेशान रहेगा, नहीं मिलेगा। माँ का स्थान होता है, मकान का स्थान होता है, व्हीकल का स्थान होता है, और 10 तक की जो एजुकेशन है उसका भी स्थान होता है। तो इन सभी चीजों से रिलेटेड उसको जिंदगी भर परेशानी आने वाली है। यदि राहु और केतु 10वें भाव में आकर बैठ जाते हैं, यहाँ की बजाय मैं D30 कुंडली की बात कर रहा हूं, और आप ये फॉर्मूला लगाइएगा, आपको एक इतनी बड़ी नॉलेज है ये जो आपको कोई भी नहीं देने वाला, जो मैं यहाँ पे बता रहा हूँ। राहु केतु 10वें भाव में किसी भी नेटिव के आगे यदि D30 चार्ट में, आप देख लेना जिंदगी भर वो प्रोफेशन और बिजनेस से रिलेटेड परेशानियों में रहेगा। चाहे वो बहुत अच्छी पोस्ट पे है तो उसे डर रहेगा कि कहीं मेरा ट्रांसफर ना हो जाए। ट्रांसफर हो जाएगा, उसको बार बार जॉब बदलने पड़ेंगे। यदि वो गवर्नमेंट एम्प्लॉई है तभी भी उसके बार बार प्रोफेशन से रिलेटेड उसको समस्याएं आती रहेंगी। कोई कंप्लेंट कर देगा किसी काम से रिलेटेड, उसका इमीडिएटली ट्रांसफर होगा, जगह जगह ट्रांसफर होंगे, मतलब वो प्रोफेशन की वजह से परेशान रहेगा। 10th हाउस प्रोफेशन का होता है।
साउथ इंडिया में 10th हाउस को पिता का हाउस भी बोलते हैं, तो फादर की वजह से भी परेशान रह सकता है। कर्मों की वजह से, कर्म हाउस है, नेम और फेम का हाउस है, तो उसको नेम और फेम से वो परेशान रहेगा कि मेरी ये फेम क्यों नहीं हो रही है, मैं सारे काम कर रहा हूं मगर मेरे इन कामों का चारों तरफ क्यों नहीं नाम हो रहा है। वो कितनी भी कोशिश करेगा उसको नेम और फेम नहीं मिलेगी और उसकी वजह से वो परेशान होता रहेगा। अरिष्ट का ये कारण होगा, उसके दुखों का कारण होगा 10th हाउस में यदि राहु और केतु है। यदि वो 7th हाउस में राहु केतु बैठ जाते हैं किसी भी नेटिव के, D30 चार्ट की बात कर रहा हूं, तो 7th हाउस से रिलेटेड परेशानियां रहेंगी, अरिष्ट रहेंगे, उसके मिस फॉर्च्यून का कारण 7th हाउस होगा। 7th हाउस होता है आपका भार्य या वाइफ का, लाइफ पार्टनर का। 7th हाउस होता है पार्टनरशिप का। 7th हाउस होता है आपकी इमेज का, एक्सटर्नल वर्ल्ड में आपकी किस तरीके की इमेज है। अब 7th हाउस से रिलेटेड अरिष्ट का मतलब ये नहीं है कि उसको वाइफ से रिलेटेड अरिष्ट होगा या उसकी वाइफ की वजह से, हस्बैंड की वजह से उन्हें कोई परेशानियां होंगी। हो सकता है पार्टनरशिप की वजह से वो जिंदगी भर परेशान हो, किसी इस तरीके की पार्टनरशिप में चले जाए बिजनेस में कि वो निकल भी ना पाए और जिंदगी भर परेशान होता रहे। हो सकता है वो इमेज की वजह से परेशान हो, बहुत अच्छा बंदा है मगर उसकी बाहर इमेज वर्ल्ड में इतनी खराब है कि सब लोग देखते ही क्रिटिसाइज उसको करते हो, बैक बीचिंग करते हो, तो इसी वजह से वो परेशान रहेगा। उसके मन में रहेगा कि ये लोग मेरी बैक बीचिंग क्यों कर रहे हैं, क्योंकि मैं तो ऐसा कुछ हूं नहीं। और रिलेटेड टू वाइफ या हस्बैंड तो हो ही सकती है इस तरीके की परेशानी कि उसको वाइफ और हस्बैंड से रिलेटेड डिस्प्यूट हो या किसी तरीके का उन दोनों में आपका डिवोर्स का केस चल रहा हो और कोई डिस्प्यूट हो सकते हैं, वाइफ से उसकी पटी ना हो, दूर चली गई हो या जो भी वट एवर मे बी द रीजन, तो उसको इससे रिलेटेड अरिष्ट होगा। तो भी मैंने केंद्र भावों की बात की। यदि राहु और केतु त्रिकोण स्थानों में आ जाए, यहां पे त्रिकोण को मैं 5th हाउस, 9th हाउस और त्रिकोण आपको 1st हाउस भी मैं मान के चल रहा हूं। त्रिकोण स्थानों में जब भी राहु केतु होगा, आप ध्यान से सुनिएगा, दूसरा फॉर्मूला डिफरेंट है, तो उससे 11th भाव के अंदर, 11th भाव से रिलेटेड अरिष्ट होगा, उसके साथ जिंदगी में वो परेशानियां होंगी, 11th भाव से रिलेटेड प्रॉब्लम आएंगी। अब 11th भाव से क्या मतलब है कि सपोज 5th हाउस में राहु केतु आके बैठ गया, तो 5th हाउस से 11th भाव देखोगे, यहां से काउंट करोगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, ये भाव हो गया थर्ड भाव। तो थर्ड भाव से रिलेटेड अरिष्ट होगा उसके साथ। थर्ड भाव क्या है? थर्ड भाव आपका छोटे बहन भाई का भाव है, यंगर ब्रदर एंड सिस्टर, यंगर ब्रदर एंड सिस्टर। पराक्रम का भाव है, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज, हॉबीज का भाव है, पड़ोसियों का भाव है, नेबर्स का। तो इस ऐसे नेटिव का जिसका राहु केतु यदि 5th हाउस में त्रिकोण में बैठा हुआ है, तो उसको छोटे भाई बहन से रिलेटेड प्रॉब्लम हो सकती है। मेरे पास बहुत सारी कुंडलियां हैं जिसमें मैंने एनालाइज किया है कि छोटे भाई या तो बोर्न ही नहीं हुए, भाई बहन हुए तो उनके साथ कोई भी ट्रेजेडी होगी और वो ट्रेजेडी की वजह से वो अरिष्ट होगा, मतलब छोटे भाई बहन से रिलेटेड। नेबर से रिलेटेड अरिष्ट हो सकता है, आप नेबर से परेशान हो सकते हो, बहुत लोग परेशान होते हैं, अच्छे लोग नहीं है या आपको नेबर से किसी भी तरीके का डिस्प्यूट हो गया, छोटे भाई बहन से रिलेटेड डिस्प्यूट भी हो सकता है, उनके अंदर कोर्ट केसेस हो सकते हैं। आप बहुत प्यार करते हो छोटे भाई बहन के साथ, उसके साथ मिसहैपनिंग हो जाए, वो भी एक अरिष्ट हो गया, वो जिंदगी भर आपको कचोटता रहेगा। इसी तरीके से वो आप देखते हैं कि ये 9th हाउस एक दूसरा त्रिकोण है और 9th हाउस के अंदर यदि राहु केतु आके बैठ गए, तो 9th हाउस से यदि हम 11th हाउस देखेंगे तो वो फिर 7वां भाव आ जाता है। तो 7वें भाव से रिलेटेड क्या अरिष्ट होते हैं मैंने अभी एक्सप्लेन किए हैं। तो 7वें भाव से रिलेटेड 2 अरिष्ट हो गए। जब 7वें भाव में कोई बैठा हुआ है और जब वो 9th हाउस में भी कोई भी बैठा हुआ है त्रिकोण में, तभी भी 7वें भाव से रिलेटेड अरिष्ट उसके साथ हो सकता है। लग्न में यदि बैठा हुआ है तो उसको 11th भाव से, उससे लग्न से 11वां भाव, मतलब त्रिकोण में है तो अपने से 11वें भाव से रिलेटेड अरिष्ट होगा। तो लग्न में बैठा हुआ है तो उसका अरिष्ट यहाँ पे आपका 11th हाउस से रिलेटेड अरिष्ट होगा उस नेटिव के साथ। अब 11th हाउस का मतलब ये क्या है? आपका इच्छा भाव है, आपकी इच्छा है उसका भाव है, आपके लाभ का भाव है, गेन का भाव है, बड़े भाई बहन से रिलेटेड भाव है आपका। तो बड़े भाई बहन से रिलेटेड आपका अरिष्ट होने के बहुत ज्यादा चांसेस हैं।
राहु केतु एक्चुअली क्या होता है, जो मेलिफिक प्लेनेट है वो जीव रिश्तों से रिलेटेड आपके अरिष्ट ज्यादा देते हैं। एक मैटेरियल से रिलेटेड होता है, एक लाइफ से रिलेटेड होता है। जो मेलिफिक प्लैनेट्स का ये होता है कि वो लाइफ से रिलेटेड, रिश्तों से रिलेटेड अरिष्ट ज्यादा देते हैं, ना कि मेटेरियल से रिलेटेड। तो जैसे यहां से है तो थर्ड भाव में वो छोटे भाई बहन से रिलेटेड अरिष्ट देगा, यदि लग्न में बैठा हुआ है तो वो बड़े भाई बहन से रिलेटेड अरिष्ट देगा। प्रॉफिट से रिलेटेड भी दे सकता है, आपकी इच्छाओं से रिलेटेड भी दे सकता है, जिससे जिंदगी भर आप परेशान रहेंगे। इसको मिस फॉर्च्यून भी बोलते हैं। तो आपका वो मिस फॉर्च्यून होने का जो रीजन है वो ये आपका 11th भाव होगा। उम्मीद है आपको मेरा कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा और आप इसे कुंडली पर लगाइए, यकीनन आपको बिलीव होगा कि आपको एक बहुत अच्छी चीज मैंने आज बता दी है। अब देखते रहिए, मैं आगे D30 से रिलेटेड और वीडियोस लेकर आऊंगा, जिसमें आपको D30 से रिलेटेड सभी जानकारियां आ जाएंगी। कोई भी नेगेटिव आपके पास आएगा, आप इमीडिएटली बता पाएंगे कि आपकी परेशानियों का कारण ये ग्रह है और आप उसके रेमेडीज उसको बताएंगे तो उसका लाभ होगा। इसी तरीके से जो एमेच्योर इसको देख रहे हैं, जो केवल शौकिया देख रहे हैं, वो भी जो मैंने तरीका बताया वो इतना आसान है, उन्हें पता चल जाएगा। यही भावों में यदि राहु और केतु होगा तो उससे रिलेटेड अरिष्ट देता है, बाकी भावों से रिलेटेड वो कोई स्पेसिफिक अरिष्ट नहीं देता। नमस्कार, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।